हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी टेट के लिए जो आपका सी टेट का एग्ज़ाम है, सी टेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जो आपका सीडीपी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि सी टेट के एग्ज़ाम में यानी सी टेट पेपर 1 तथा सी टेट पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित नहीं करती है। आपको बताना है जो एनईपी 2020 है आर्थिक रूप से वंचित समुदाय के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या प्रस्तावित नहीं करती है। रट कर सीखना, दूसरा है पाठचर्या व मूल्यांकन परीक्षण, थर्ड है प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, फोर्थ है आपका संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। रटकर सीखना, क्या रटकर सीखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में रटकर सीखने की अवधारणा को शामिल ही नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि आपके अन्य अवधारणाओं में जिसे बात करेंगे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थी या बच्चों के लिए पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण और ये प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण एवं संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या को प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रस्तावित नहीं है, तो आपका रटकर सीखना। प्रश्न संख्या 2, समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ्य योजना और इकाई योजना को इस रूप में इंगित करना चाहिए कि वह फर्स्ट है, सब शिक्षार्थियों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप उन्हें विभिन्न स्तरों में बांट रहा है। देखते हैं, ये तो गलत है। दूसरा है, शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है। जी बिल्कुल, आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा है प्रश्न में? पूछा है कि समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ्य योजना और इकाई योजना को इस ओर इंगित करना चाहिए कि वह होता है शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं यानी बच्चों के अनुरूप, उनके आवश्यकता के अनुरूप जो है कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। समावेशन के अनुकूल नहीं है, कौन सा? लचीले समूहों का गठन, दूसरा विभेदित अनुदेशन, थर्ड है पाठचर्या आधारित समूहीकरण, फोर्थ है पाठचर्या में यथोचित समायोजन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड, योग्यता आधारित समूहीकरण। पूछा है समावेशन के अनुकूल नहीं है, तो योग्यता आधारित समूहीकरण, क्योंकि किसी भी बच्चे को हम लोग क्या करना है, योग्यता के आधार पर उनका समूहीकरण नहीं करना है। ठीक है, यानी कि जो जैसे कोई बच्चा है उसे अगर उसकी योग्यता के अनुसार हम लोग बांटते हैं, पृथक करते हैं, तो ये क्या होता है, बच्चे पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। प्रश्न संख्या 4, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपने कक्षा का कार्य उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ है, यानी कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है अपने आयु के अनुसार, जो उसकी उम्र है उस उम्र के अनुसार उसके जो काम करने में बच्चा असमर्थ है यानी नहीं कर पा रहा है, तो वह बालक पीड़ित है। ठीक है, मतलब बता सकते हैं कि यह बालक कौन सा बालक है, पिछड़ा है या फिर सामान्य है या फिर सृजनात्मक है या फिर प्रतिभाशाली है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आप समझ के होंगे कि वह बच्चा क्या है, पिछड़ा बालक है, क्योंकि अपने उम्र के अनुसार भी वो कोई सामान्य कार्य भी नहीं कर पा रहा, तो वह क्या है, पिछड़ा बालक है। प्रश्न संख्या 5, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी के लिए मेधावी और औसत जैसी शब्दावलियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। फर्स्ट देखते हैं, जी हाँ, विद्यार्थी को अपने अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है। हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को ऐसे इंडिकेट करेंगे तो अगला बच्चा जो कमज़ोर होगा वो अपने आप को
लज्जित या फिर कहें पिछड़ा समझेगा अपने आप को, अंदर ही अंदर उसके अंदर हीन भावना होगी, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं, जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए कि हमें क्या है, बच्चों को समावेशी बनाए, यानी सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। प्रश्न संख्या 6, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? फर्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका उदाहरण जो है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना। ये पाठ क्या होता है? पाठ में हम लोग क्या कहते हैं, कोई बच्चा है किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है, वो बिना मदद के अगर इस कार्य को इतना सा कर पाता है, उस बच्चे को हम थोड़ी और मदद देते हैं तो उस कार्य को इतना करता है, तो ये आपका पाठ हो गया। हम लोग क्या करते हैं, पाठ की मदद से बच्चे को सहायता प्रदान करते हैं जिससे बच्चा किसी कार्य को कर पाता है आसानी से। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये आपका किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD बोलते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? फर्स्ट देखते हैं व्यवस्थित अधिगम, तो व्यवस्थित अधिगम तो होता ही है, अभ्यास भी होता है, हस्तलेखन बच्चे लिखते ही है, अवांछित विश्राम, तो क्या नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अवांछित विश्राम। प्रश्न संख्या 8, उत्तम अनुशासन निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? उत्तम अनुशासन निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? फर्स्ट आप देखना है, अनुशासन का दायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए, क्या है? बुनियादी आधार नहीं है, तो आपका ये बुनियादी आधार नहीं है कि अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दें, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संदर्भित होती हैं, यानी संबंधित होती हैं। तो आपका ये तो कौन सा कथन सही है पूछा है, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अपनी गतिविधि को अपने अनुसार ही सीखता है जो उनके संदर्भ से जुड़ी हो, वो कार्य जो भी कार्य कर रहा हो वो उस माध्यम से जुड़ा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, कक्षा कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? फर्स्ट देखते हैं, आत्म अनुशासन बिल्कुल आवश्यक है, नवीनतम शिक्षण सहायक सामग्री, कठोर परीक्षा प्रणाली नहीं, विद्यालय की इमारत, ये कुछ हद तक इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन आवश्यक पूछा है तो क्या सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है आपका आत्म अनुशासन, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हमें किसके अनुसार बताना है? गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? फर्स्ट है व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, देखते हैं, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन। थर्ड है मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता। फोर्थ है कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। किसके अनुसार पूछा है? तो ये पूछा है आपका हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि बुद्धि जो होती है कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 12, जब विद्यार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभव को सार्थक ढंग से संबंधित करता है तो यह क्रिया कहलाती है। बताना है यह क्रिया क्या कहलाती है? व्यवहारीकरण, अनुभवीकरण, आत्मसातकरण, उपलब्धिकरण। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड आत्मसातकरण करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चा अपने जब बच्चा क्या है, जो ज्ञान पहले से सीख रहा है, जो बच्चा अपने परंपरागत ज्ञान के भंडार में जब कोई नई चीज़, यानी अपने पुराने ज्ञान में जब कोई नई पाठ या अनुभव को अपने ज्ञान में आत्मसात करता है तो ये क्या कहलाता है? आपका आत्मसातकरण। प्रश्न संख्या 13, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है?
फर्स्ट है विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र दृष्टिकोण से। पूछा है अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। यानी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। देखते हैं। सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, नहीं। बैठने की व्यवस्था तय है, नहीं। बैठने में क्या होता है, लचीलापन होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। थर्ड है आपका औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में नहीं, क्या है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में उनका मूल्यांकन करेंगे। फोर्थ है शिक्षिका बच्चों के अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित स्वर्णिम नियम जैसे व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की किसके अनुसार पूछा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों के सुकृत बनाए रखना चाहते हैं। फर्स्ट है सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास। सेकेंड है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, नहीं। थर्ड है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो आपका क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरों के अनुसार दूसरों की स्वीकृति बनाए रखने के लिए, तो यह आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अच्छा लड़का व अच्छा लड़के अभिविन्यास में। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है, यानी मेल नहीं खाता है। फर्स्ट है सामंजस्य, सेकेंड है संरक्षण, थर्ड है आत्मसातकरण, फोर्थ है संतुलीकरण। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका संतुलीकरण। तो जो आपका मेल नहीं खाता है, पूछा है पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से जो मेल नहीं खाता है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा संरक्षण। प्रश्न संख्या 17, किशोरावस्था के दौरान आत्मकेंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है क्या कहलाता है। अस्मिता निर्माण, अस्मिता संकट, थर्ड है किशोर आत्मकेंद्रिता, फोर्थ है भूमिका भ्रांत। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, किशोर आत्मकेंद्रिता। प्रश्न संख्या 18, विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। बताना है कौन सी अवस्था में, क्या शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, फोर्थ है किशोरावस्था में। तो आपका ऑप्शन थर्ड उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो होता है सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है। विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है यह समझना कि विभिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं तथा उन्हें तुरंत संशोधित करना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, अभिकथन ए क्या पूछा है, शिक्षकों की मानकीकृत पाठ्यचर्या क्या है, मानकीकृत पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। नहीं, हमें मानकीकृत पाठ्यचर्या पर नहीं, हमें क्या होता है कि शिक्षा में मानकीकृत पाठ्यचर्या को हम लोग को स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही गलत तर्ककार देखते हैं। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। क्यों, बच्चों में जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं उसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं आपके, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 21,
स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? फर्स्ट है, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो आपका पहला ही ऑप्शन स्टर्न के अनुसार क्या है? खेल एक ऐच्छिक व आत्मनियंत्रित क्रिया है। प्रश्न संख्या 22, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? सफलता से ही सफलता मिलती है, सफलता से ही सफलता मिलती है, तो ये जो आपका है क्या है? आपका प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रश्न संख्या 23, पियाजे वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी? कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी? फर्स्ट है गतिशीलता, सेकंड है लचीलापन, थर्ड है उपदेशक, फोर्थ है ज्ञान का संवाहक। ज्ञान का संवाहक। तो आपका जो सही हो जाएगा आपका क्या है? गतिशीलता भी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा है लचीलापन, तो जो शिक्षक की जो विशेषता होती है, शिक्षक या शिक्षिका की जो विशेषता होती है, तो क्या होती है? गतिशीलता होनी चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्रश्न संख्या 24, जब बालक डैश किस से प्रभावित होता है तो वह अपने कार्य इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। किस से जब बालक प्रभावित होता है तो अपने कार्य को करता है जिससे कि अधिक से अधिक करता है जिससे कि सफलता मिल सके। तो आपको क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, उपलब्धि। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, उपलब्धि। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है? फर्स्ट है लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। तो आपका ये तो सही होगा। सेकंड देखते हैं, लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। तो ये भी आपका जो उदाहरण है ये क्या है? रूढ़िबद्ध उदाहरण है, ठीक है। थर्ड है लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। नहीं, हम लोग के यहाँ क्या माना जाता है? जो रूढ़िवादी धारणा चली आ रही है, इसमें मानते हैं लोग कि लड़के गणित में अच्छे हैं, जबकि मानते हैं कि लड़कियां कला में अच्छी हैं। तो ये क्या है? आपका रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ये आपका रूढ़िबद्ध में नहीं आएगा, लेकिन आपका फर्स्ट और सेकेंड रूढ़िबद्ध धारणा है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाती है, किंतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास में सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस प्रकार शिक्षण में किस शिक्षण वक्र को दर्शाता है? यह आपको बताना है कि जो शिक्षिका है वो किसी कार्य को मतलब विभिन्न प्रयासों के माध्यम से जो है बच्चों को सिखा रही है, लेकिन इसके बाद भी जो उनके सीखने में क्या होता है? निष्पादन रहता है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ये जो चित्र दिया है वह किसके आधार पर है? तो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण प्रतिशत। क्या है? शिक्षण प्रतिशत। ये जो ग्राफ बना है आपका पहला ग्राफ जो दिया है शिक्षण प्रतिशत, आपका ये सही होगा। इस ग्राफ के माध्यम से क्या पता चलता है कि जैसे जब शिक्षक किसी कार्य को किसी भी माध्यम से जितना प्रयास हो रहा है उतना ही बालक सीख रहा है, मतलब जितना बता रहे हैं उतना ही सीख रहा है, उससे अधिक नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? आपका समान गति है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, एक पोर्टफोलियो को आकलन एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है। बताइए क्यों माना जाता है? तो देखते हैं क्या दिया है। यह साक्ष्यों पर आधारित होता है, बिल्कुल। सेकंड है एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए नमूने उपलब्ध करवाता है। तो ये दोनों कार्य करता है। तीसरा देखते हैं विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है, विभिन्न तरह के कार्यों का, तो नहीं। फोर्थ है विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है, तो नहीं। तो आपका पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28। पूछा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। किस पे? पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। तो आपकी कक्षा में इस गतिविधि को पूर्ण करने की सबसे अच्छी संभावना क्या होगी, यानी क्या करने से बच्चा उस गतिविधि में सबसे अच्छा मूवमेंट करेगा या फिर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया करेगा। तो देखते हैं। फर्स्ट है, बच्चों को 6 माह पुराने अखबारों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना है। इसे तो पढ़ना नहीं, ये तो वैसे भी नहीं होगा। सेकेंड है, एक बार फिर से देखते हैं। नहीं, ये तो एक बार फिर से देखते हैं इस ऑप्शन को। क्या बच्चों को 6 माह तक, ठीक है, के पुराने अखबारों को सूर्योदय व सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना है। ये तो मान लीजिए ठीक है। उसके बाद का पढ़ते हैं, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करना। ये तो सही होगा, करना और इस अंतर के कारणों को समझाने के लिए कहना। हाँ, तो 6 महीने का बताया गया है। क्या होता है, हमें लगे केवल समय को नोट करना नहीं, समय को भी नोट करना है। साथ में बताया गया है क्या है, इसमें अंतर को भी क्या है, लोग क्या अंतर आता है। जैसे अगले दिन 5 बजा तो अगले दिन 5 बजा तो क्या अंतर रहा। जैसे 6 महीने में हम लोग देखते हैं कि जैसे पहले देख रहे हैं जनवरी 6 महीने के बाद देखते हैं, ठीक है। जैसे जून जुलाई का टाइम हुआ तो बच्चे क्या अलग अलग देखते हैं उसी टाइम पे, तो उसको नोट करना होता है। तो ये तो आपका सही होगा। दूसरा देखते हैं, एक दीर्घवृत्त चित्र बनाना। तो ये नहीं, चित्र वित्र वाला काम नहीं। थर्ड है आपका, विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण व ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। क्या है, वर्णन करने के लिए कहना, ठीक है। आपका ऑप्शन 4 तो वैसे भी नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट और थर्ड, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। प्रश्न संख्या 29। जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन नहीं। अगर अभिसारी की जगह अपसारी चिंतन होता तो आपका ये भी ऑप्शन सही होता। सेकंड देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन। तो आपका सेकंड ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन। हम लोग सृजनात्मक चिंतन को ही अपसारी चिंतन कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में अभिसारी की जगह अपसारी भी पूछ लेता है। तो अपसारी क्या होता है, अपसारी सृजनात्मक बच्चों को ही अपसारी कहते हैं, यानी फिर सृजनात्मक चिंतन को भी अपसारी चिंतन कहते हैं। प्रश्न संख्या 30। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? फर्स्ट है, फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य न देना। क्या है, फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य न देना। पूछ रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो नहीं। सेकंड देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।